हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 28 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज के सेशन में द हिंदू के 3 एडिटोरियल आर्टिकल को कवर किया जाएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा लिमिट्स ऑफ प्लेजर। इसके बाद हम बात करेंगे गोइंग ग्रीन की, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस द डिसमिसल केस ऑफ स्लैशिंग स्कीम्स एंड कटिंग फंड्स। वन बाय वन तीनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है लिमिट्स ऑफ प्लेजर, प्रसाद पर्यंत की सीमाएं। गवर्नर खान शुड नॉट कन्फ्लेट रोल एज चांसलर विद कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। राज्यपाल खान को संवैधानिक कर्तव्यों के साथ कुलाधिपति के रूप में भूमिका को नहीं जोड़ना चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही जिस तरीके से अभी केरल में गवर्नर बनाम गवर्नमेंट लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें अभी हाल में ही गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान द्वारा ये घोषणा की जाती है कि जो वित्त मंत्री के एन बालगोपाल हैं, उनसे ये जो प्लेजर डॉक्ट्रिन, अपना जो प्लेजर ऑफ गवर्नर होता है, उसको ये वापस लेते हैं। अथवा जो प्रसाद पर्यंत की बात संविधान में कही गई है कि मंत्री कोई अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक वो गवर्नर का प्रसाद पर्यंत के तहत में लागू रहे। हालांकि ये बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जब संविधान की बात कही जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही जाती है, तो प्रसाद पर्यंत अथवा जब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात कही जाती है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, तो वहां पर इस बात को समझना होगा कि ये जब गवर्नर के रूप में कही जाती है तो वो मात्र और मात्र एक उक्ति होती है, बल्कि असली शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के हाथों में होती है जब मंत्री को अपने पद से बर्खास्त करने की बात होती है। और ऐसा हुआ भी। राज्यपाल ने तो कह दिया कि भाई हम अपना जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का इस्तेमाल करते हुए वित्त मंत्री के एन बालगोपाल को हम पद से निरस्त करना चाहते हैं, किंतु मुख्यमंत्री विजयन साहब ने इस बात से इनकार कर दिया। अब इस बात पर भी ध्यान देना होगा, जिस तरीके से मंत्री के कुछ जो उन्होंने कमेंट किया था उसको राज्यपाल द्वारा काफी हार्शली लिया गया, जिसमें कमेंट ये भी था जिसको राज्यपाल ने कहा कि इसको राजद्रोह के तहत निर्देशित करना चाहिए, जहां पर कमेंट ये किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो बाल गोपाल जी हैं, इनके द्वारा कमेंट किया गया राज्यपाल के लिए कि इन्होंने अभी तक सिर्फ यूपी के जो यूनिवर्सिटी है वहां ही इनको अनुभव है, अथवा सिर्फ इन्होंने यूपी के यूनिवर्सिटी को देखा है और माफ कीजिएगा, केरला के यूनिवर्सिटीज को ऐसा व्यक्ति नहीं समझ सकता। और इस कमेंट को ये राजद्रोह और साथ साथ में राष्ट्रीय एकता का खंडन करने वाले, क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने वाले मानकर उनको पद से हटाने की बात करते हैं। आगे ये भी बात कही जा रही है जिस तरीके से चूंकि गवर्नर के पद पे होने की वजह से केरला में यूनिवर्सिटीज के ये चांसलर के पद पर भी हैं, कुलाधिपति के पद पर भी हैं। और ऐसे में भी रिसेंट कंट्रोवर्सी ये होती है कि एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी रोका जाता है, अथवा और इसी को ध्यान में रखते हुए अन्य 9 वाइस चांसलर को राज्यपाल अथवा चांसलर के पद पर, जब ये राज्यपाल होते हैं, कुलाधिपति के पद पर होते हैं, तब ये उनको नोटिस भेज देते हैं कि आपको पद से क्यों न हटाया जाए, इसके लिए कारण बताओ, नोटिस जारी कर देते हैं और जवाब देने के लिए काफ़ी कम टाइम भी देते हैं। आगे ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से एक अलग ये लीगल क्वेश्चन हो सकता है कि एक केस का जजमेंट, एक वीसी के केस का जजमेंट, क्या वो सभी केसेस पे ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि गवर्नर जब चांसलर की भूमिका में होते हैं तो इन दोनों भूमिका को एक साथ उनको नहीं मिक्स करना चाहिए, क्योंकि गवर्नर एक संवैधानिक पद होता है जबकि चांसलर कानून द्वारा निर्मित एक पद है और इसमें राज्य सरकार के पास ज़्यादा शक्तियां भी होती हैं। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा आने वाले समय में केरला की पॉलिटिक्स में गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट क्या नया मोड़ लेकर सामने आता है। अगले आर्टिकल में अब बात होगी गोइंग ग्रीन, हरित प्रस्थान। टीएन
तमिलनाडु कंजर्वेशन क्लाइमेट चेंजेस अनाउंसमेंट्स आर अवेंते गार्दे। तमिलनाडु का संरक्षण जलवायु परिवर्तन की घोषणाएं अवेंते गार्दे हैं। बात हो रही है अवेंते गार्दे शब्द का मतलब, तो अवेंते गार्दे शब्द का मतलब होता है नए और प्रयोगात्मक विचारों और विधियों का पक्ष लेना अथवा पेश करना। और यहाँ पर बात हो रही जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हरित निर्णय लिया जाए, हरित प्रस्थान किया जाए। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार चाहे वो बजट की बात कही जा रही हो अथवा उसके अलावा रिकॉर्ड रामसर साइट डिक्लेरेशन करके आर्द्र भूमियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा हो, और चाहे 100 गांव में हरित पार्क बनाने का निर्णय लिया गया हो, अथवा इसके अलावा अगस्त मलाई में एक एलिफेंट रिजर्व बनाने की बात कही गई हो, पाक बे में डुगोंग कंजर्वेशन पार्क की बात कही हो, तिरुपुर तिरुपुर में एक नया पक्षी अभ्यारण्य बनाने की बात कही हो, अथवा करूर डिस्ट्रिक्ट में एक स्लेंडर लोरिस सेंचुरी बनाने की बात कही हो। कई सारे बड़े बड़े त्वरित निर्णय हरित प्रस्थान को मद्देनजर रखते हुए तमिलनाडु सरकार द्वारा लिया जा रहा है। और यदि व्यवहारिक तौर पर सब कुछ बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़े और सकारात्मक बदलाव हमको देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंजेस की। और अब इस पे आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से क्लाइमेट एडेप्टेशन की बात होती है, मिटिगेशन एक्टिविटी की बात होती है, तो जब स्टेट एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंजेस की बात होगी तो यहाँ पर एक कमिटी अभी त्वरित रूप में बनाई गई थी जिसमें मोंटेक सिंह अहलुवालिया, नंदन नीलेंकानी, इरिक सोलेम, इन सरीखे के जो एक्सपर्ट की कमिटी बनाई गई थी जो कि आने वाले समय में तमिलनाडु को गो ग्रीन हेल्प करने में अपनी मशवरा, अपनी राय देगी, एक्सपर्ट एडवाइस देगी। और इस सब के अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड की भी बात कही जा रही है, और साथ ही साथ में तमिलनाडु सरकार द्वारा एक ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की बात भी हो रही जो कि तमिलनाडु को क्लाइमेट चेंज की बात हो, तमिलनाडु ग्रीन और आर्द्र भूमि पर अपनी जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो देगी। आगे बात कही जा रही जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र के डेटा के हिसाब से 193 देशों में मात्र 26 ऐसे देश हैं जो कि जब क्लाइमेट चेंज पे जो अपने एक्शन की बात होती है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है कि तमिलनाडु द्वारा जो भी सॉल्यूशन लाया जाए वो लोकल सॉल्यूशन हो। इन सब के साथ में जो बड़े बड़े प्रयास हो रहे हैं इसको एक प्रोजेक्ट मिशन के रूप में टाइम बाउंड फ्रेम में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और यदि सब कुछ सही रहता है तो आने वाले समय में जो तमिलनाडु है एक नए परिवर्तन का चेहरा बनकर उभर सकता है। अगले आर्टिकल में बात होगी द डिस्मल केस ऑफ स्लैशिंग स्कीम्स एंड कटिंग फंड्स। योजनाओं में कटौती और फंड में कटौती का निराशाजनक मामला। Rather than downsizing government scheme and cutting their funding, the aim should be toward ensuring better public service delivery. सरकारी योजनाओं का आकार घटाने और उनके वित्त पोषण में कटौती करने के बजाय उद्देश्य बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करना होना चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही है लगातार जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उनमें कटौती जिस तरीके से किया जा रहा है वो जो समाज है उस पर एक व्यापक प्रभाव भी डाल रहा है, और कई तरीके के उदाहरण के साथ अपनी बातों को रखी गई है। जिसमें पहले उदाहरण के तौर पर जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके पास आज के समय पे सिर्फ 3 योजनाएं इसके अंतर्गत बची हैं जो कि पहले 19 योजनाएं होती थी। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। और मिशन शक्ति इस योजना ने खुद 14 योजनाओं को रिप्लेस कर दिया है जिसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी काफ़ी महत्वाकांक्षा
वाली स्कीम भी शामिल थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड जब डेयरी की बात होती है तो इन मंत्रालय के पास मात्र 2 स्कीम अब बची हुई हैं। पहले 12 हुआ करती थी और साथ ही साथ में 3 स्कीम को तो खत्म भी कर दिया गया है। और अब एग्रीकल्चर और फार्मर मिनिस्ट्री की बात हो रही है। यहाँ पर 20 में से मात्र 3 स्कीम अब बची हुई हैं। किशोरोन्नति योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और अब आगे बात कही जा रही, कई लोगों को ऐसा विश्वास भी होता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें यदि कटौती किया जाए तो ये एक अचीवमेंट के तौर पर देखना चाहिए। हालांकि इस बात पर कहीं भी कोई एक निश्चित राय नहीं बन सकती है कि इससे बेहतर जो क्रियान्वयन है वो भी बेहतर हो जाएगा। गवर्नेंस ओवरऑल इसमें सुधार हो सकता है अगर स्कीम्स की संख्या कम हो जाए। हालांकि ये भी सवाल आर्टिकल में उठाया गया है कि क्या जो सरकारी पैठ है, सरकारी पहुंच है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो जब योजनाओं में कटौती होती तो कहीं ना कहीं सरकार की जो भूमिका है उसमें भी व्यापक कटौती हो जाती है और इससे कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स होते हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अब आगे इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है, जिस तरीके से जो योजनाएं तो कम होती जा रही है पर उनके लिए जो एलोकेटेड फंड है उनका भी अंडर यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है। जून 2022 में 1.2 लाख करोड़ के जो फंड जो कि केंद्र जो पोषित सरकारी योजनाएं होती हैं उनके लिए रखा गया था, वो बैंक में पड़े हुए हैं और उनमें जो सरकार है उसको ब्याज का लाभ हो रहा है। इसके अलावा बात कही गई है जिस तरीके 2013 में निर्भया फंड बना था जिसमें 1000 करोड़ का एलोकेशन हर साल होना था। 2013 से 2016 तक इसमें जो बहुत बड़ा अमाउंट है वो आज तक खर्च भी नहीं हो पाया। अब इसमें चूंकि जो किसान है उनसे संबंधित भी कई सारी योजना और जो डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है उसमें भी कटौती हो गई है। अभी जिस तरीके से हाल में जो खाद होता है, फर्टिलाइजर्स जो स्पेंडिंग सब्सिडी मिलता है उसमें भी कटौती होगा। और जिस तरीके से अभी रशिया यूक्रेन वॉर में जो खाद है उसकी क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, क्योंकि रशिया काफ़ी बड़ा जो फर्टिलाइजर सप्लायर है ग्लोबली और यूक्रेन, दोनों ही देश में युद्ध की वजह से पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो गया। और ऐसे में जहां पर एक तरफ सरकार को अपनी और ज़्यादा सब्सिडी बढ़ाने की ज़रूरत थी, वहीं पर सब्सिडी ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुकी है। और अब इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है जिस तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जो सब्सिडी मिलती थी उसमें भी 35% की कटौती हो चुकी है। और अब इससे जो लगातार हमारे यहाँ पर किसानों के बीच में खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है, खाद में भी कमी आ रही है, वो भी एक काफ़ी गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। इन सब के अलावा मनरेगा जैसी स्कीम, जहाँ पर आज के समय में जब कोविड आता है, कोविड के बाद आज मनरेगा की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे देश का ऐसा भी वर्ग है जो आज भी कोविड की मार से उभर नहीं पाया है। नौकरियां चली गई हैं, नई नौकरियां नहीं मिल पाई हैं और बहुत दूसरे तरीके से जो कोविड में कई बार बीमारियों की वजह से जो खर्चे बढ़ गए थे, कहीं बहुत सारे जो मार्जिनलाइज सेक्टर अभी भी उससे उभर नहीं पाए और ऐसे में मनरेगा जैसी स्कीम की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, पर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है मनरेगा स्कीम पर वो लगातार घटती हुई जा रही है। और अब आगे गरीब कल्याण योजना अभियान की बात हो रही है, जहां पर 125 दिन का काम देने की बात कही गई थी जब कोविड आ जाता है उसके बाद से। ऐसी स्कीम्स को और ज़्यादा बढ़ाने की भी आज आवश्यकता कहीं ना कहीं महसूस की जा रही है। किंतु दूसरी तरफ सरकार द्वारा लगातार जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको कम किया जा रहा है और साथ में जो डायरेक्ट सब्सिडीज एटसेट्रा होती हैं उनमें भी कटौती की जा रही है। अब आगे हेल्थ केयर सेक्टर की बात कही जा रही है, जिस तरीके से जो आशा वर्कर होती है उनकी सैलरी, कई बार ऐसा होता है कि लगभग 6-6 महीने तक सैलरी नहीं आ पाती है, आती भी है तो
बीच के स्तर पर कई बार जो प्रोत्साहन राशि होती है वो भी रुक जाती है। और अब इन सब से जो हेल्थ सेक्टर है उस पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत जब वाइल्ड लाइफ हम हैबिटेट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई सारे स्कीम्स में कटौती की गई है, फंड में कटौती की गई है। चाहे वो प्रोजेक्ट टाइगर जैसी क्रूशियल स्कीम की ही बात क्यों ना हो, भारी मात्रा में हर जगह से फंड की कटौती की जा रही है। और ऐसे में आर्टिकल में ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनके आकार को घटाने के बजाय ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सरकारी जो साइज होती है, गवर्नमेंट की साइज हमारे समाज के हर स्तर पे वो एक बैलेंस्ड हो, रैशनल साइज हो। और जो सरकारी योजना है उनका आकार घटाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि हमारे आज के समय पे केंद्र राज्य संबंधों की बात कही जाए, जिस तरीके से जीएसटी के आने के बाद से उनमें जो खासतौर पर फिशल पावर की बात होती है वो अब राज्यों से ज़्यादा केंद्र की तरफ झुकी हुई नज़र आती है। और ऐसे में चूंकि समाज को लगातार ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत है, इंजीनियर्स की ज़रूरत है, और ऐसे में जब केंद्र द्वारा अपनी योजनाएं और दूसरे तरीके की सब्सिडी में लगातार कटौती की जाती है तो वो एक सवालिया निशान निश्चित तौर पर खड़ा कर देता है। अपितु ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि जो भी पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है अथवा पब्लिक सर्विस जो भी डिलीवरी है उसको और बेहतर बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, त्वरित बनाया जाए, और उसकी पहुंच जो मार्जिनलाइज्ड और सबसे जो नीडी सेक्टर है उन तक सुनिश्चित किया जा सके। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।